जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते आप लोग सब मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो बच्चे, आज हम लोग बात करेंगे क्लास 9 हिस्ट्री, चैप्टर नंबर 1 है, जो चैप्टर का नाम है भौगोलिक खोज। तो बच्चे इसे देखेंगे, आखिर ये भौगोलिक खोज ये क्या है और इसमें क्या बताया गया चैप्टर में। इससे हम लोग के एग्जाम में इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं और आप लोग से एक और सोचना है कि आप लोग इसे जितना जितना हो सके ध्यानपूर्वक पढ़ें, क्योंकि अब भी आप लोग अगर सीरियस नहीं होंगे तो ये बाद में आपको बहुत दिक्कत होगा। यानी आपको दिक्कत की इतनी सामना करना पड़ेगा कि बाद में फिर दोबारा जब आप कंपटीशन में जाओगे किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने, तो ये आपको फिर दोबारा वहाँ पे पढ़ना होगा और उस समय क्या होगा ना, ये आपको बोझ लगेगा, यानी बोर लगेगा। उस समय ऑलरेडी इतना अधिक सिलेबस वगैरह रहता है कि ये सब देखना बहुत ज़्यादा भारी पड़ने लगता है उस समय। यानी तो मेरे अनुसार से आप लोग अगर इसे अभी करके चलेंगे तो और आप कंपटीशन में जाते हैं आगे चल के गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में, तो बहुत बहुत ज़्यादा करके आपको कंपटीशन आसान हो जाएगा आपके लिए। यानी आपको सेम यही सब जो है वो कंपटीशन में पढ़ना पड़ता है। तो आप लोग इसको ध्यान देकर पढ़े ताकि आपको जो आपका बोर्ड एग्जाम में उसमें भी आपका काम आ जाए और आगे चल के जो कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे उसमें भी आपको मदद करे। तो चलिए देखते हैं कि ये है क्या। ये तो चैप्टर का नाम है भौगोलिक खोज। इसमें बच्चे हम लोग को बताया गया है कि उस समय जो था भौगोलिक खोज में बाकी जो दुनिया का खोज हुआ वो कैसे हुआ और कितनी उस समय दुनिया की खोज हो चुकी थी और कौन वो महान व्यक्ति थे जो इन सारे अलग अलग जो भूखंड है उनका खोज किए। यानी जैसे आप लोग सुने होंगे जैसे भारत का भी खोज हुआ है, तो नहीं, भारत का खोज नहीं हुआ। भारत ऐसा नहीं उस समय भारत कहीं गुम हो गया था, भारत था ही नहीं धरती पे, उसे कहीं से खोज के लाया, वैसा कुछ नहीं है। भारत ऑलरेडी पहले से भी इस धरती पे था और अभी भी है और हमेशा रहेगा। उस समय जो जैसे भारत का जो सुंदर खोज हुआ वो फिर वो भारत का खोज नहीं हुआ, वो भारत से आने वाले रास्ते का खोज हुआ। जैसे मान लीजिए हम लोग कहीं एक स्थान से कहीं दूसरे स्थान जाना है, तो जैसे हम लोग ये नहीं वो स्थान हो जो है जहाँ हम लोग को जाना है वो स्थान गायब गायब हो गया, वो है ही नहीं। जैसे वहाँ पे जाने का जो रास्ता होता है उसे हम लोग ढूंढते हैं, यानी किसी और से उस रास्ते के बारे में जानकारी लेते हैं कि वहाँ तक उस स्थान तक हम कैसे पहुँच पाए। तो कोई बोलता है ऐसे जाओ, कोई बोलता है वैसे जाओ, इधर से उधर उधर घटना वहाँ चले जाना। तो सेम वैसे ही कहानी इसमें भी चैप्टर में भी है। इसमें हम लोग देखेंगे जैसे भारत हो गया, ऑस्ट्रेलिया, इन सारे जो जगह है इन सारे जगहों का तक पहुंचने का रास्ता कैसे खोजा गया और किस किस परेशानी का सामना करना पड़ा उससे हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले बच्चे क्या होता है कि उस समय जो यूरोप था, उस समय यूरोप में काफ़ी बुद्धिजीवी लोग थे उस समय। जैसे वो लोग ऑलरेडी पहले से ही वो लोग बहुत ज़्यादा आगे हम लोगों से, यानी आगे कहने का मतलब ये नहीं कि वो हर चीज़ में आगे हैं। जैसे आप लोग जानते हैं जनसंख्या में सबसे आगे हम ही लोग हैं, तो ऐसा बात नहीं कि वो हर चीज़ में आगे है। यानी वर्तमान में भी जैसे हम लोग इतना तेज़ी से विकसित कर रहे हैं कि एक दिन वो टाइम कुछ ज़्यादा दूर नहीं है जब हम लोग पूरे वर्ल्ड में सबसे ऊपर होंगे,
सबसे आगे हम लोग रहेंगे। तो जैसे क्या होता है उस टाइम जो यूरोप में था, यूरोप वालों ने पहले से ही ऑलरेडी वो लोग, मतलब हम लोग से उस समय वो लोग आगे थे। जैसे उस समय 11वीं 12वीं शताब्दी में। तो सबसे पहले स्टीम आप लोगों को बताएंगे कि शताब्दी क्या नहीं मतलब क्या होता है। आप लोग बार बार सुनेंगे इसमें शताब्दी। तो शताब्दी क्या नहीं मतलब होता है, 100 साल का जो होता है ना, 100 साल का वो एक शताब्दी होता है। एक शताब्दी, ठीक है। 100 साल बराबर एक शताब्दी होता है। और दशक यानी 10 साल बराबर एक दशक होगा। जब हम एक दशक बोले तो आप लोग समझिएगा 10 साल की बात हो रही है, ठीक है। तो यानी शताब्दी से बोले, अगर हम बोले 21वीं शताब्दी, जैसे अभी वर्तमान में कौन चल रही है, 21वीं शताब्दी चल रही है ना, 21वीं शताब्दी। तो इसका जो समय एरा होगा वो होगा 2000 से लेकर 2099 तक। एक कितना में जाएगा, 21वीं शताब्दी में काउंटिंग होगा, ठीक है। अगर कोई बोले 11वीं शताब्दी, तो यानी कितना होगा, 1000 से लेकर 1099 ईस्वी के बीच में जो भी घटना होगी वो 11वीं शताब्दी के बीच में होगी, ठीक है। जैसे वही ये कहानी जो है 11वीं 12वीं शताब्दी के बीच का है, यानी आप लोग समझ सकते हैं ये कितना कितना ईस्वी के बीच का हो सकता है। तो क्या होता है 11वीं 12वीं शताब्दी में, जैसे उस समय 11वीं 12वीं शताब्दी में क्या होता है, एक जगह है इजराइल, इजराइल वर्तमान में नाम है, बट उस समय नाम था जेरूसलम। जेरूसलम, इस पे क्या होता है, ये एक धार्मिक जगह है, वर्तमान में भी है और उस समय से भी पहले से ही माना जाता है। तो जो जेरूसलम जगह है इसको लेकर क्या होता है, यूरोप वाले, यूरोप और अरब, यहाँ के लोगों ने दावा करने लगा, नहीं ये जो जेरूसलम जगह है वो हमारा धार्मिक स्थल है। और ये जो है यूरोप वालों ये बोलने लगे नहीं ये मेरा स्थल है। यूरोप के जो सामंत थे, सामंत, और अरब के मुस्लिम लोग, इन दोनों में झगड़ा छिड़ गया। इनका कहना था नहीं वो मेरा धार्मिक स्थल है और इन लोगों का कहना था नहीं वो मेरा धार्मिक स्थल है। उसके बीच क्या होता है, इन दोनों के बीच युद्ध छिड़ता है, धर्म युद्ध के नाम से इसे जानते हैं। जब धर्म युद्ध छिड़ जाता है, यानी क्रूसेड भी इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो धर्म युद्ध है इसे क्रूसेड, क्रूसेड के नाम से भी जानते हैं। तो जब इन लोगों के बीच जब धर्म युद्ध छिड़ता है जेरूसलम को लेकर, तो इसमें क्या होता है ना, इन लोगों का जो यूरोप के जो लोग थे समझ लो, इनका उस समय घमंड था, ये घमंड था कि पूरी दुनिया में सबसे शक्तिशाली हम लोग खुद है, हम लोगों से शक्तिशाली दूसरा कोई नहीं है, यानी वर्तमान में हम लोगों से आगे दूसरा कोई नहीं है। जब इन लोगों का मुकाबला इन मुस्लिम लोगों से होता है, अरब वालों से, तब इनको पता चलता है नहीं वर्तमान में हम लोग से भी शक्तिशाली कोई दूसरा भी है। उस समय ये लोग सोचता है, जब इनसे युद्ध होता है जेरूसलम को लेकर, तो फिर इन लोगों का इसमें हार हो जाता है, यूरोप वाले उस युद्ध में हार जाते हैं। जब मुस्लिम लोग इनको पराजित कर देते हैं, तो ये लोग सोचता है हम लोग बहुत सारे क्षेत्र में अभी बहुत आगे बढ़ना होगा, अभी हम लोग बहुत पीछे हैं। यानी इन लोगों का घमंड जब टूटता है, तो फिर क्या होता है, ये लोग शांत हो जाते हैं, वो छोड़ देते हैं। यानी अंदर ही अंदर फिर लोग मानने लगते हैं कि ठीक है तुम लोग अपना उसे जेरूसलम को अपने अंदर रखो, वो लोग खुद अपने अंदर ही अंदर मानते हैं उसको, जेरूसलम को ये हमारा धार्मिक स्थल है। तो फिर क्या होता है, उस समय यूरोप वाले लोग
इधर एशिया जो पड़ता है ना, एशिया से लोग व्यापार करते थे। ठीक है, व्यापार वो लोग करते थे पहले भी एशिया से। तो जब एशिया से लोग व्यापार करते थे रेशम वगैरह ये सब का, तो जो इन लोग का आने का यहाँ पे जो रास्ता था ना, वो जेरूसलम से होकर आता था। तो जब जेरूसलम पे अरब वालों ने अपना अधिकार कर लिया, तो फिर एक और रास्ता बचा जिसका नाम है कुस्तुतुनिया। कुस्तुतुनिया यह एक जगह था। फिर यहाँ से होकर ये लोग एशिया में व्यापार करने लगे। यानी ये रास्ते को छोड़ के जब इस पे अरब वालों ने अपना अधिकार कर लिया, तो फिर ये यूरोप वाले कुछ तो दुनिया से होकर एशिया में अपना व्यापार चालू कर दिए। जब कुछ तो दुनिया से अपना व्यापार चालू किए, तो फिर उसके आगे क्या होता है, 1453 में कुछ तो दुनिया पे तुर्क वालों ने अपना अधिकार जमा लेता है। अधिकार जमा लिया। अब मिले एक जो क्षेत्र जगह बचा हुआ था रास्ता, उसमें भी तुर्क वालों ने अपना अधिकार कर लिया। अब फिर क्या होता है, ये तो सोच रहे थे नहीं है कि वो मुस्लिम लोग जो अरब का था वही शक्तिशाली था। जब ये दूसरा उसको झटका लगता है तुर्क वालों से, तो उसे और ज़्यादा उसे जब बोला जाता है ना कि किसी चीज़ की जब हम लोग को मुसीबत पड़ती है यानी ज़रूरत पड़ती है, तभी वो लोग उससे ध्यान देते हैं। तो ये लोगों को तो था कि जब इधर से व्यापार करते थे वो रास्ता बंद हो गया, तो इधर से करने लगे, तो ये लोग आगे कोई दूसरा खोज किया ही नहीं। तो उसके बीच में जब 1453 में तुर्क वालों ने कुस्तुतनिया पर अपना अधिकार जमा लेता है, तो तुर्क वाले क्या बोलते हैं यूरोप वालों को, ठीक है तुम यहाँ से व्यापार करो, हम उस पर कोई रोकेंगे नहीं। लेकिन ये जो था ना, तुर्क वालों ने इतना ज़्यादा उस पर अधिक टैक्स लगा दिया, यानी अगर तुम कुछ तो दुनिया से होकर अपना व्यापार करोगे तो इस पर इतना अधिक यानी कि लगभग 80% टैक्स तुमको हमें देना होगा। तो ये लोग सोचा कि नहीं 80% अगर मैं टैक्स अगर कुछ तो दुनिया को दे ही दूंगा यानी रास्ते का, तो फिर वह और सब खर्चा होता है वो सब उन लोगों को भारी पड़ने लगा। तो सोचा नहीं अब इस रास्ते को भी अब छोड़ना होगा, अब कोई और रास्ता ढूंढना होगा हम लोगों को। तब क्या होता है, वो लोग सोचता है यानी वो लोग बहुत परेशान हो जाता है कि अब क्या किया जाए। अब तभी उन लोग बीच में ना क्या करता है, कोई नए रास्ते का खोज करने के लिए सोचता है। तब क्या होता है, उस समय जो था ना, सब लोगों के मन में, यूरोप वालों के मन में ये था कि जो हम लोग की ये पृथ्वी है ना, ये पृथ्वी इस तरह का है चपटी। अगर हम लोग अगर मान लीजिए यहाँ पे है, ये चारों तरफ से पानी है, ठीक है, और ये यूरोप है, ये सोचा ये यूरोप है और इधर चारों तरफ पानी है, इधर एशिया हो गया, इधर अफ्रीका हो गया। अगर यहाँ से अगर हम होकर जाते हैं, अगर कहीं कर ज़्यादा अधिक दूर चले गए तो नीचे गिर जाएंगे। यानी उन लोग को इसका डर सताने लगा, इतना बैल था वो लोग। यानी बैल कहने का मतलब ये भी नहीं कि वो लोग उस समय अधिक मूर्खता कर रहे थे। जब उस समय थे उन लोगों के पास अभी उतना अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं थी, यानी कि नहीं उस समय दूरबीन अभी खोजा गया था, दूरबीन भी नहीं खोजा गया था, और उतनी अच्छी नाव भी नहीं थी जिससे वो लोग यात्रा कर सके कहीं आसानी से। जब उस समय उन लोगों को मन में ये था कि ये पृथ्वी जो है पूरी वो चपटी है, तो फिर आगे क्या होता है, वो लोग सोचता है कि नहीं कोई ऐसा चीज़ का आविष्कार करना होगा हमें जो एक स्थान से बहुत दूर स्थान पर हम लोग आसानी से देख सके कि वहाँ पे क्या है, वहाँ पे क्या चीज़ हो रही है। तो उसी के बीच में क्या होता है, अरब वालों से फिर ये लोग अपना दोस्ती बढ़ाता है। जब दोस्ती बढ़ता है, लोग दोस्ती करते हैं अरब वालों से, तो यूरोप वाले
यूरोप वाले जब इन लोग से दोस्ती करता है, यानी यूरोप वाले दोस्ती कब करता है पता है, जब उसे कोई काम हो। बट ये अरब वाले समझे नहीं, बेचारे तो बोले वाले थे। जब इसे दोस्ती किया और इससे क्या बोलता है, देखो दोस्त तुम हमको एक काम करो, हमें एक दूरबीन दो, क्योंकि हम यहाँ से तुम्हारे पास आते हैं ना तो हमें काफ़ी भय होता है यहाँ आने का, डर लगता है बीच में कुछ हो ना जाए। तो फिर ये बोलता है कोई बात नहीं दोस्त, हम तुम्हें देंगे दूरबीन, हम तुम्हें सिखाएंगे। और ये बेचारे क्या करते हैं, इन लोगों को, यूरोप वाले को दूरबीन बनाना सिखा देता है। जब इन लोगों को दूरबीन बनाना सिखा देता है तो ये लोग तो दूरबीन बना लिया, अब बहुत दूर तक ये लोग देख सकते थे। तो फिर जब इन लोगों को दूरबीन मिल गया तब सोचा अब कुछ ना कुछ करना होगा। तो उसी के बीच फिर क्या हुआ, एक नाव का भी आविष्कार किया, नाव बनाना भी सीख लिया। जब इन लोग नाव बनाना सीखा, यानी उस समय जब नाव बनाना सीखा, कंपास तो इन लोगों का अरब वालों से कंपास का भी ज्ञान ले लिया और दूरबीन का भी ज्ञान ले लिया। दूरबीन का भी ज्ञान ले लिया। जब इन लोग से दूरबीन और कंपास जब दोनों मिल गया, कंपास यानी यूँ होता है जैसे हम लोग फ़ोन में भी आप लोग देते होंगे, कहीं पर रखते होंगे तो उसमें एक सुई होगा, ऐसे इस तरह का होता है, और यहाँ पे मोटा सा लाल कलर का एक सुई होगा, जिससे वो हर में तक क्या होता है ना, वो नॉर्थ की तरफ, जिधर नॉर्थ होगा वो सुई उधर ही जाएगा। अगर आप इधर ना चाहोगे, अगर इधर नॉर्थ है तो सुई नाच के इधर आ जाएगा। इसी को कंपास बोलते थे। तो उस समय का भी कंपास था, तो उस कंपास को ये लोग इन्हीं अरब वालों से ही ये लोग सीखे थे। जब उन लोग सारी चीज़ का कंपास भी सीख लिया, दूरबीन भी सीख लिया, और ये लोग नाव बनाना भी सीख लिया। जब ये लोग सारी चीज़ का खोज कर ही लिया, सीख ही लिया, तो फिर सोचा ना चलो अब समुंदर के सहारे से कोई चित्र का खोज करते हैं। तो क्या होता है, इससे एक नक्शा बनाते हैं। ये था हम लोग का दुनिया हो गया। तो ये हो गया यूरोप, ये हो गया अफ्रीका, ये है एशिया, ये हो गया ऑस्ट्रेलिया, और ये हो गया अमेरिका। जब ये लोग यहाँ से, ये है इंग्लैंड, और ये है पुर्तगाल, और ये है फ्रांस। जब यहाँ से पुर्तगाल और ये हो गया पुर्तगाल, और ये हो गया स्पेन, और इसके ऊपर है फ्रांस, ठीक है। जब यहाँ से क्या होता है, ये इटली, यहाँ से भाई साहब एक आदमी यहाँ से निकलता है। जब सारी चीज़ों का खोज तो हो ही गया था, तो जब सारी चीज़ों का खोज हो गया तो फिर क्या होता है, यहाँ से एक व्यक्ति, इसका नाम है बार्थोलोम्यू डियाज। इसका नाम है बार्थोलोम्यू डियाज। जब यहाँ से बार्थोलोम्यू डियाज 1488 में जब यहाँ से निकलते हैं, तो ये अफ्रीका की पश्चिमी तट से होते हुए यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं जा रहे थे। अगर हम यहाँ से दूर गए तो गिर जाएंगे, यानी वो दूरबीन का सहारा लेते हुए, कंपास का सहारा लेते हुए, ये यहाँ से होते हुए दक्षिण अफ्रीका की पश्चिमी तट से होते हुए यहाँ पर पहुँचता है, और यहाँ पहुँच के कहता है भाई साहब हम हार गए, तब गए, अब इससे ज़्यादा दूर हम नहीं जा सकते हैं।
जब यहाँ पे पहुँच के इसकी जो आशा थी नए दुनिया की खोज करने की, इसकी आशा यहाँ पे खत्म हो गई। इसी वजह से इसका नाम है आशा अंतरिक्ष। आशा अंतरिक्ष इस जगह का नाम है, यानी केप ऑफ गुड होप। तो जब यहाँ आशा अंतरिक्ष पे पहुँचता है 2 मंथ बाद, बार्थोलोम्यू डियाज जी जब ये पहुँचा यहाँ पे, तो ये सोचा इससे आगे तो हम जा नहीं सकते हैं, इससे आगे आगे कुछ नहीं है। तो फिर क्या होता है, ये फिर यहाँ से वापस चला जाता है बेचारा। ये जब ये वापस जाता है तो फिर सोचता है फिर एक बार और चलते हैं। तभी इसकी पत्नी बोलती है, सुनो, पिछले बार तुम गए थे ना, हमने करवा चौथ व्रत करके तुम्हारा प्राण बचा लिया था। अगर तुम इस बार गए ना तो हम तुम्हारे लिए कोई व्रत नहीं करने वाले हैं। तो जब घर का मालिक ही रुस गया तो ये बेचारे क्या करे, ये बोले ठीक है नहीं जाएंगे। तो जब ये बार्थोलोम्यू डियाज नहीं है तो फिर दूसरे क्या होता है, उस समय का जो राजा था वो दूसरे को प्रेशर डालते हैं कोई और जाए। तभी एक आदमी पागल की तरह एकदम दौड़ते 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 पहुंचता है। वो पहुंचा किनके, अपने राजा साहब के दरबार में। जब वो अपने राजा के दरबार में पहुंचता है तो बोलता है, राजा साहब ये इटली का था। इटली अपने राजा साहब जगह पहुंचा, जब बोला कि राजा साहब हम एक नया मैप एक बनाया हूँ, उस मैप से हम दुनिया की खोज करेंगे। तो बोला, अरे बकलोलो, तो ये कौन नक्शा बनाया है, ये हम लोग को दुनिया जो है ना, ये तो एकदम इस तरह है चरकोट, क्या बोलते हैं इसको, ये चौकोर है। तू जो नक्शा बनाया पूरा तो गोल बनाया है, तो तुम बकलोल तो पहले ही सही हो, और बकलोली करने आ गया, तू क्या कह रहा है, तो पूरा सरासर गलत बता रहा है। तो फिर वो रानी साहब देखा, रानी साहब की तरफ ये कोलंबस भाई साहब देखते हैं। इसका नाम रखता है कोलंबस। रानी साहब बगल में बैठी हुई थी राजा के। जब रानी साहब को देखा, जब देखते हैं रानी साहब थोड़ा थी, बस रानी साहब की बड़ाई बड़ी थोड़ा कर देता है। जब रानी साहब की बड़ाई करता है तो रानी साहब राजा जी को बोलते हैं, अरे रुकिए, कान में बात करते हैं राजा साहब रानी साहब कि सुनिए, अगर लाया ये नया नक्शा, इसका मन उदास करने क्या जरूरी है, दे दीजिए, थोड़ा मदद तो कीजिए और बोलिए जाकर कुछ खेला, कुछ तो कुछ मिलेगा, नहीं मिलेगा तो रह जाएगा उधर ही। तो राजा साहब बोला, जब महारानी का जब आज्ञा हो गया तो राजा साहब थोड़ी ढाल सकते। तो राजा साहब बोले ठीक है तुम जाओ। उसको नाव वगैरह देकर भेजा गया। ये बकलोलो क्या करता है, यहाँ से निकलता है और यहाँ से निकल के ये क्या करता है, पश्चिम की तरफ ये आ जाता है और यहाँ पे आकर बोलता है, वाह हमने इंडिया खोज लिया। अब इंडिया खोज लिएगा, उसे इतनी पता था कि इंडिया के, यानी इंडिया के लोग जो होता है थोड़ा काले होता है, और यहाँ पे देख रहा है तो यहाँ पे भयंकर काला था, इतना काला कि अगर वो अंधेरा में देखे तो पूरा डर जाए, सिर्फ उसका दांत ही दिखता था। हाँ, तो बेचारा एकदम पूरा डर गया, और डर के क्या इसका नाम रखता है, सोचा कि नहीं ये जो है ना इंडिया तो है, इंडिया ही है, बट ये इंडिया का कोई छोटा वगैरह द्वीप लग रहा है, ये इंडिया ही है बट उसी का छोटा द्वीप है। तो इसको क्या बोलता है, ये यहाँ के लोगों को बोलते हैं ये रेड इंडियन है, रेड इंडियन। जब यहाँ के लोगों का रेड इंडियन नाम रख देता है, वो रेड इंडियन नाम रखने का पीछे का मकसद क्या था, यानी उसके मन में था कि ये इंडिया का कोई छोटा सा द्वीप है। जब वो उसका नाम रेड इंडियन वहाँ के रहने वालों को नाम रख दिया, यानी कि भयंकर खा रहे थे, यहाँ का रेड इंडियन नाम रखा और आके यहाँ पे हल्ला कर दिया, हमने इंडिया ढूंढ लिया, हमने इंडिया ढूंढ लिया। और भाई साहब पता है आपको, काफ़ी वहाँ पे लगभग 10 सालों तक ना उससे सारे लोग यही सोच रहे थे ना, वही इंडिया इंडिया मिल गया। यानी कि हम लोग जो इधर से होकर व्यापार करते थे ना, ये कोलंबस वाला जो है, ये कोलंबस ये रास्ता ढूंढ लिया और इधर से होकर जाने वाला रास्ता है, यानी इंडिया वही है। जब सब लोग मान ही लिया इंडिया वही है, तो फिर क्या होता है 1492 में, तो ये यहाँ अमेरिका की खोज करता है। 1492 में कोलंबस अमेरिका खोज किया।
तो फिर क्या होता है, एक व्यक्ति, उसका नाम है 1492 जब ये अमेरिका को खोज किया, तभी क्या होता है ना, इसका मुलाकात होता है एक व्यक्ति था अमेरिगो वेस्पूसी। अमेरिगो वेस्पूसी से एक कोलंबस भाई साहब का मुलाकात होती है। जब इसी इसका मुलाकात हुआ तो ये बोल रहे हैं, अरे चपाट आदमी, ये इंडिया थोड़ी ना है, ये इंडिया, चलो इससे हम एक नया एक ऐसा द्वीप का खोज किया है। ये जो था ना, ये अमेरिगो वेस्पूची, ये मानचित्र थे, ये मानचित्र वगैरह बनाते थे। ये जब ये नया मानचित्र बनाया अपने से, तो इन्होंने अपने मानचित्र में इसी साइड में यहाँ पे उत्तर की तरफ क्या होता है, एक नक्शा बनाया जाता है। जो नया वो लैंड था उसके बारे में किसी भी लोगों को जानकारी नहीं थी। जब यहाँ तो पहुँचे गया था, जब यहाँ पे छोटे छोटे द्वीप हैं उसी का खोज किया था। तो ये अमेरिका वेस्पूची की सहायता से अमेरिका पहुँचता है, और अमेरिका पहुँचा तो देखा है तो काफ़ी बड़ा भूलैंड है, तो इसको नई दुनिया का नाम देता है। नई अमेरिका को क्या बोलता है, नई दुनिया। नई दुनिया को उसका नाम दिया। जब नई दुनिया का नाम दिया, उसे खोजा, हाँ अमेरिका वेस्पूची की सहायता से, यानी उसी के नाम पे उस समय पड़ा, उसका नाम अमेरिका पड़ा। यानी आपसे अगर कोई पूछे अमेरिका नाम किसके नाम पे पड़ा है, तो अमेरिगो वेस्पूसी के नाम पे अमेरिका का नाम पड़ा। तो फिर जब वो नई दुनिया का खोज कर लेता है, अमेरिका का खोज, तब कुछ दिनों बाद क्या होता है, एक व्यक्ति 1498 में, जो पुर्तगाल का रहने वाला था, 1498 में वास्को डिगामा, इसे थोड़ा शक होता है। इसे शक ये होता है कि ये तो इंडिया है नहीं, और नहीं ये इंडिया का कोई छोटा सा द्वीप है। तो फिर ये अपने राजा साहब के पास जाता है, पुर्तगाल के पास। पुर्तगाल के राजा के पास आता है, सारी कहानी बताता है कि राजा साहब ऐसी ऐसी बात है। वो आकर बोल रहा है ये इंडिया, ये इंडिया, ये तो इंडिया है नहीं। तो बोला, अच्छा तुम इंडिया जानते हो? तो ये बोल रहे हैं, हाँ हम इंडिया जानते हैं, हम इंडिया खोज किए, हम इंडिया का पता किए। इंडिया तो इधर है नहीं, इंडिया तो पूरब साइड में, पूरब यानी इधर है। तो बोला अच्छा इंडिया उधर है, तो फिर जाओ तो वहाँ का पता करके आओ। तब ये 1498 में पुर्तगाल से निकलता है, और ये निकल के फिर यहीं पे आता है सांतरी के पास, जहाँ पे बार्थोलोमेओ डियाजी आए हुए थे। जब ये वास्को डी गामा यहाँ पे पहुँचता है सांतरी के पास, केप ऑफ गुड होप के पास, तो यहाँ पहुँचता है तो देखता है, अरे यहाँ पे तो एकदम पूरा पानी पानी ही सारा दिख रहा है, कोई यहाँ पे भूलैंड दिख ही नहीं रहा है, नहीं उधर कोई लग रहा है उधर कोई भूखंड है। तो जब यहाँ से वो दिखता है तो ये सोचता है क्या करे, अब यहीं से अब वापस चले जाए या कोई उपाय करे। तो ये तो राय साहब को अपने वचन देकर आया हुआ था कि हम इंडिया कुछ किए बगैर नहीं आएंगे लौट के। तो ये यहाँ पे रुक के ये सोचता है क्या करे। तो ये एक बुक लिया हुआ था, जिस बुक किताब में लिखा हुआ था इंडिया के बारे में, यानी इंडिया के लोग कैसे होते हैं, इंडिया के लोगों के व्यवहार क्या होता है, वहाँ की क्या खासियत है, ये सब उस बुक में लिखा हुआ था। तभी उस बुक में पढ़ता है इंडिया के लोग थोड़ा गोरे होते हैं, थोड़ा काले होते हैं, थोड़ा छोटे होते हैं, थोड़ा बड़े होते हैं, यानी सब कुछ मीडियम साइज का है। तब भी ये उस समय फिर पढ़ता है कि इंडिया के लोगों में एक और खासियत है कि अगर उसकी आंखों पे अगर तुम देखोगे, उसके अगर चेहरों पे अगर तुम देख लोगे, तो वो जरूर तुमको टोक देगा कि का भाई का है। वो ये चीज़ पढ़ा, उसके मन में बैठ गया कि ये खासियत है उसके पास। अगर उसके चेहरे पे अगर देख दो तो बिना बुलाए हुए बोल देगा कि का भाई का हाल बा। तो जब ये वो देखा, वो सोचा यहाँ पर भी अगर इधर इंडिया होगा तो यहाँ पे कोई ना कोई इंडिया का जरूर होगा। तब से ही वो जिधर जाता सिर्फ
हर व्यक्ति के मुंह पर देखता था, चेहरे पर ही देखता था कि ये कुछ टोके। जब कोई नहीं टोकता था तो फिर कुछ दिन बाद बीतता वैसे ही, और कुछ दिन बाद में क्या होता है, एक व्यक्ति से उसकी मुलाकात होती है। वो उसके जब चेहरे पर देखता है तो वो देखते ही बोलता है, का हाल भाओ, कहे तक तारा कहा ना समझ ठीक बा। ये बेचारा खुश एकदम कि इंडिया के लोग मिल गए, इंडिया मिल गए, ये बाकी इंडिया के एकदम ही पागल हो गया। तो जब इसको सब कुछ अपना कहानी वगैरह बताता है तो वो बोलता है ठीक है, आप यहाँ से, इसका नाम रहता है जो इसको बताता है, यहाँ पे मिलता है जो व्यक्ति, अब्दुल अब्दुल माजिद। वो यहाँ का ही गुजरात का हम लोग का व्यापारी था, जो यहाँ पे आगे व्यापार करने आया हुआ था। जब वो अब्दुल माजिद से मुलाकात होती है, वो बताता है इंडिया इधर ही है, यहाँ से तुम जाओ, यहाँ से पूर्व की तरफ चले जाओ। जब वो बताया तो बोल रहे, अरे तू पागल तो ना हो गया है, ये देख रहा है पूरा भाई सब पानी है, तो बोल रहा है चल जाओ पूर्व की तरफ चल जाओ, हमको तो मुआने माने का सोच रखा है, हम ना जाएंगे। तो ये अब्दुल माजिद साहब क्या बोल रहे हैं, ठीक है मत जाओ बाहर में, हम तो नहीं जाने वाले। तो अभी फिर क्या होता है, जब अब्दुल माजिद इसको बोलता है कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम हमारे बात को मत मानो, मत समझो, हम खुद अपने रास्ते का खोज कर लेंगे। और नहीं सॉरी, जब ये बोलता है कि अगर हमारे बातों पे तुमको विश्वास नहीं हो रहा है तो तुम मत जाओ, तो अपना को ढूंढो या जाओ मरो। तो फिर क्या होता है भाई साहब, आराम से यहाँ पे सोचते रहता है, सोचते सोचते शाम होता है। जब शाम के टाइम देखता है यहाँ से चिड़िया यहाँ से उड़ के, हाँ इधर पूर्व की तरफ जा रही थी चिड़िया। तो ये जब सोचा, जब चिड़िया इधर शाम को पूर्व की तरफ जा रही है, यानी कोई ना कोई भूखंड या वुडलैंड उधर जरूर होगा, तभी तो अपने घर को वापस जा रही है ना। देखा उसके मन में ये जरूर है कि इधर कोई ना कोई भूखंड है, यानी नहीं तो शाम को कोई चिड़िया उधर उड़ के नहीं जाएगी। तो ये सोचा और अपना नाव लिया और निकल गया वहाँ से उसी समय। ये निकल गया और निकल के ये 2 महीने बाद में यहाँ पे, इसका नाम है कालीकट। कालीकट बंदरगाह यहाँ पे था केरल में, कोच्चि बंदरगाह। बंदरगाह का मतलब होता है जहाँ नाव वगैरह रुकते हैं, यानी बड़ी बड़ी जहाज या नाव वहाँ पे आकर रुके, वो पोर्ट यानी पोर्ट उसको इंग्लिश में बोलते हैं, उसी को बंदरगाह बोलते हैं। यानी ये कालीकट बंदरगाह या मालाबार तट, इसका जो पूरा नाम था मालाबार तट। मालाबार तट, जब यह मालाबार तट कालीकट बंदरगाह में पहुंचता है वास्को डी गामा, तो यहाँ के जो लोग थे ना, वो इसके नाव को देखकर काफी चकित हो जाते हैं। जब ये चकित होते हैं या देखते हैं कि आखिर भाई साहब ये है कौन, एकदम पूरे घोड़े घोड़े हैं भाई, गेटवा में कत्ते धोनी बांधा हुआ है ये ससुरा लोग। जो उसके देख के काफी अच्छा आता है वहाँ के लोग, और वो दौड़ के जाता है अपने राजा जी के पास, राजा साहब सुनिए सुनिए वो बड़ी खबर है। तो राजा साहब बोले बोलो बोलो क्या बात है, क्या बात है, कुछ हुआ का? बोलता है हाँ ये वो बड़ी बात है, बड़ी बात यही है कि ये वो कोई इंसानी तरह का दिख रहा है, वो एकदम पूरे उजरे उजरे है, गोरे गोरे, और घेटवा में कत्ते नहीं बांधा हुआ। सबसे बड़ी बात तो ये है उसका जो नौवा है वो अपने आप चल रही है। अब राय साहब सुन के अब एकदम परेशान हो गए। राय साहब बोल रहे आखिर है कौन ही, और ये ऐसा इंसान अगर इंसान है तो आ कहाँ से रही है। और जो बात है सबसे बड़ी बात ये कि उसका जो नाव है वो बगैर कुछ धक्का दिए हुए, बगैर कुछ लाठी से किए हुए चल रही है। वो आता है दौड़ के, चलो 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 दौड़ के चलते, दौड़ते दौड़ते आकर देखता है कि आखिर ये है क्या है और ये कौन है। तो जब यहाँ पे आता है देखता है तो ये सच बात थी, वो यो घेटवा में कथे तो नहीं, वो यो कथे बोलते रस्सी वगैरह जैसे कुछ बांधा हुआ था, जूता वूता टाई पहना हुआ था, केसवा बड़की बड़का बड़का था। अब वो देखा वो चकाता है, वो भी सोचते हैं आने तो इसी को, इसी से पूछते हैं आखिर ये है क्या और ये कौन है। जब वो आता है यहाँ पे, जब बंदरगाह में पहुँचता है
तो उसे पूछा गया कि भाई साहब आप हो कौन। वो बताता है अपनी पूरी कि हम यहाँ के रहने वाले हैं, हम यहाँ पे इसलिए आए हो। नहीं, इसलिए वो बताता उस समय नहीं है, वो ये बताता है हम यहाँ के रहने वाले हैं, हमें पहाड़ी है, हम यहाँ पे आए हुए हैं। वो देखता है उसको पूरा थोड़ा बड़ाई वही करता है वो जाके। जब वास्को डी गामा वहाँ पहुँचता है तो राजा साहब को बहुत बड़ाई कर देता है। जब बड़ाई करता है तो राजा साहब उसी पे खुश हो जाते हैं कि इतना बढ़िया ये सब आदमी है और ये अति करता है। पूछा कि भाई साहब ये अपना नौवा जो है चल कैसे रहा है, तो ना जान रहा है गाड़ी मोटर रिमोट उसी से चल रहा है। तो बोला कि ये होता क्या, मैं इंजन भाई, और इंजन उस पर बैठा कर राजा साहब घुमा उमा दिए, थोड़ा चक्कर उक्कर लगा गया। तो राजा साहब उसी पे खुश हो गया। पूरे अपने क्षेत्र में कालीगढ़ में पूरे घुमाता है। राजा साहब का जो नाम है वो नाम है जमुरीन। जमुरीन नाम था राजा का, और पूरे अपने राज्य में घुमाता है उसको, वास्को डी गामा को। वो ससुरा को घुमाता है पूरे, वो कहा जाता है ससुरा पूरे भारत को तबाह करने वाला ही है पहले। अब वो पूरा घुमाता है उसको, घुमा के पूरा खुश खुश हो जाता है। जो घुमाता है तो पूछता है आखिर आप यहाँ पे आए क्यों, उससे पूछता है तो बताता है अपना जेबी में लाया हुआ था मसाला है, उठ लिया, दिखाता है कि इसी के लिए हम आए हुए हैं। बोलता है यार मसाला के लिए आया हुआ है, लोन है। पूरा उसके नाव को, जो नाव था पूरे नाव को मसाले से एकदम भर देता है, पूरे एकदम ठूस ठूस के पूरा एकदम ओवरलोड कर देता है। ओवरलोड किया, जब वास्को डी गामा देखता है कि यहाँ का जो नाव वगैरह है बड़ी सस्ता सस्ता है, तो एक और नौवा ले क्या करता है, वो अपने नौवा में एक और नौवा को यहाँ पे जोड़ लेता है और इस पर पूरा लोड करवा लेता है। और जोड़ लिया, लोड करवा लिया, दोनों नौवा पे लेके चला गया यहाँ से, और यहाँ से आ जाता है। जब आता है बताता है यहाँ पूरी अपनी कहानी। पूरे यूरोप में एकदम भौकाल मचिया था। अब पुर्तगाल वालों ने तो एकदम और खुश था कि हमने खोज लिया, इंडिया को खोज लिया। और भाई पता है जब जो सामान हो यहाँ से खरीद के लाया हुआ था ना, जो मसाला वगैरह, उस पर क्या होता है ना, उसको 64 गुना भाई साहब मुनाफा होता है। मतलब 64 गुना, यानी यहाँ पे 1 रुपया में खरीदा तो यहाँ पे यूरोप में आके उसको 64 रुपया में बेचता है। मिला लो। और दूसरी बात की, जो आप लोग अपने बुक में इसको पढ़ोगे किताब में, तो उसमें 64 गुना नहीं देकर उसमें 28 गुना दिया हुआ है। यानी कि अगर आप लोग एग्जाम में आता है कि वास्को डी गामा ने जो मसाले अपने देश में ले आकर बेचा, उस पर वो कितने गुना मुनाफा कमाया, उसमें ऑप्शन में अगर 28 गुना रहे तो आप लोग 28 गुना पे टिक मारिएगा। अगर 28 गुना नहीं रहे तो फिर 64 गुना पे। जब ये 28 गुना मुनाफा कमा लेता है वहाँ पे, पूरा खुश वगैरह हो जाता है। फिर उसके बाद में धरले सब कोई आने लगा, आते गया सब कुछ ठुसाते गया। जब सब कोई यथी हो गया तो फिर क्या होता है, एक व्यक्ति का नाम है 1519 में, उसका नाम है मैगलन। मैगलन भाई साहब ने यहाँ से शुरू करता है और यहाँ से होते होते पूरी एकदम दुनिया की चक्कर लगाकर फिर यहाँ पे पहुँच जाता है। जब वो पूरी दुनिया का गोल चक्कर लगाता है तब फिर बताता है भाई पता है तू लोग बोल रहा था ना ये दुनिया में जो है चपटी है इस तरह का, तुम लोग चपाट इसलिए बोल रहे चपटी है, तो चपटी है ही नहीं, ये तो पूरा एकदम गोले है। कहे कि जब हम यहाँ से निकले और इधर से गए फिर इधर से आ गए, यानी गोल है, तभी तो हम आ गए। जब बताता है कि गोल है तो उस समय पता चलता है कि ये पूरी जो दुनिया है ये गोल एक है, यानी गोलाकार है। ठीक है, यानी मैगलन, उसी के जैसे मैगलन के नाम पर यहाँ पे बीच से रास्ता है, उसका नाम है मैगलन जल संधि। मैगलन जल संधि मैगलन के नाम पर ही पड़ा हुआ है। ठीक है, फिर क्या होता है, जैसे
और पहली बात की उस समय जो था ना, वहाँ के जो राजा था, एक पुर्तगाल का एक राजा था, पुर्तगाल का जो वासोडी गामा का मदद किया था, उसका नाम क्या था? हेनरी द हेनरी द नेविगेटर। हेनरी द नेविगेटर, जिन्होंने वासोडी गामा का मदद किया था। उसको जो नाव वगैरह दिया, जो खर्चा वगैरह दिया वहाँ से जाने के लिए, वो यही यहाँ के पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी द नेविगेटर ने उसको दिया हुआ था। और एक और थी, एक महारानी जो थी स्पेन की महारानी इसाबेला, इनका नाम रहता है इसाबेला। इन्होंने भी काफ़ी, दोनों आदमियों ने, लोगों ने मदद किया नई दुनिया खोज करने में, और आखिरकार जो था वो यहाँ पर खोज हो ही गया। जब वहाँ का खोज हो जाता है तभी क्या होता है, एक और जगह की नाम है फिर इसके जो इसाबेला, जब ये लोग काफ़ी मदद किया, और ये अपने मदद करने के बाद फिर क्या होता है, अब देखते हैं आगे ये जो खोज होती, भौगोलिक खोज, इसका परिणाम क्या निकलता है। तो इसके जो परिणाम है भौगोलिक खोज का, इसका परिणाम सबसे पहले इसका क्या हुआ, व्यापार वाणिज्य पर प्रभाव इसका पड़ा। यानी कि व्यापार का तो मतलब आप लोग जानते ही है, यानी एक देश से जब दूसरे देश, यानी कोई वस्तु का लेन देन यानी खरीदारी बिक्री होता है, उसे व्यापार कहते हैं। यानी वाणिज्य उसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए किसी चीज़ को लेकर हम लोग प्रचार करते हैं, या रेडियो वगैरह हो गया, टीवी वगैरह हो गया। इस समय सबसे पहली बात, जैसे जिस पे आप लोग हमको देख रहे हैं अभी अपने क्लास को यूट्यूब पे, उस पर देखते हुएगा, जब क्लास चालू करते हुएगा तो शुरू में कुछ समय का ऐड वगैरह आता है, यानी वो एक तरह का प्रचार है। यानी उसी तरह के जो जितने भी होता है ना, उसे वाणिज्य कहते हैं। वाणिज्य यानी अखबार वगैरह या किसी भी चीज़, किसी भी माध्यम से, किसी व्यापार संबंधी किसी भी चीज़ का जब प्रचार किया जाता है, उसी को वाणिज्य कहते हैं। जो इसका परिणाम जो भौगोलिक उसका हुआ ना, सबसे पहला परिणाम ये हुआ, व्यापार वाणिज्य पर प्रभाव पड़ा। यानी प्रभाव का मतलब ये हुआ, उससे बढ़ोतरी बहुत हुई, व्यापार में बढ़ोतरी बढ़ गई। जैसे यूरोप और एशिया से जब जल मार्ग का जब खोज हो गया, तो काफ़ी उससे बचत होने लगा, टैक्स वगैरह और सब पे। पहला प्रभाव ये था। फिर दूसरा क्या होता है, औपनिवेशिक साम्राज्य का विकास होता है। औपनिवेशिक साम्राज्य का विकास, यानी देखिए औपनिवेशिक का मतलब आखिर क्या होता है। ये काफी बहुत सारे आप लोगों को मन में चल रहा होगा, यानी दो शब्द है, एक शब्द है औपनिवेशिक और एक शब्द है उपनिवेश। तो देखिए उपनिवेश का मतलब होता है कि कोई ऐसा भूखंड या भूलैंड जिस पे कोई देश कोई और है, ठीक है,
और उस अगर देश पे किसी और का अगर जब अधिकार हो जाता है, वहाँ पे जब अधिकार करने के बाद में उसकी पूरी राजनीति, धार्मिक या व्यापार वगैरह जितने भी हैं, वो सारे शक्ति जब दो शक्तिशाली देश के हाथ में आ जाता है, यानी जो देश है, मान लीजिए ए नाम का एक देश है और ये बी नाम का देश है। ए नाम के देश ने इस बी नाम के देश पर अपना पूरा कब्जा कर लेता है। कब्जा करके इसका पूरा जो व्यापार वगैरह है, इसकी राजनीतिक जो है, सारा कुछ ही अपने हाथ में ये देश ले लेता है। जब ये देश अपने पूरे हाथ में अपना ये इसका पूरा अधिकार ले लिया, तो ये देश का ये क्या हो गया, उपनिवेश हो गया, उपनिवेश। और बी देश, ए देश का ये उपनिवेश हो गया और ये देश जो है बी देश के लिए औपनिवेश हो गया, औपनिवेश। यानी जो कमजोर देश है, देश पे कोई अधिकार कर लिया, वो जो कमजोर देश है उसे उपनिवेश बोलेंगे, और जो शक्तिशाली देश है जिसने अधिकार किया है उसे औपनिवेश बोलेंगे, औपनिवेश। ठीक है, यहाँ तक समझिए। तो ही इसमें बताया जा रहा है दूसरा जो परिणाम इसका हुआ, औपनिवेशिक साम्राज्य का विकास होता है। जैसे औपनिवेशिक साम्राज्य के विकास में इसमें क्या होता है ना, इसमें काफ़ी जो यूरोप के अलग अलग जो देश थे, वो इंडिया पे अपना प्रभुत्व जमाने के लिए दर दर जब वास्को डी गामा जाके बताता है कि यहाँ पे इस रास्ते से इंडिया जाने के लिए ये रास्ता है, तो वहाँ से दर सारे लोग फटाफट अपने अपने व्यक्ति को भेजने लगते हैं। यानी इसमें सबसे जो पहला था वो था पुर्तगाल। सबसे पहला नाम आता है पुर्तगाल, जो 1498 में है। दूसरा आता है, उसके बाद आता है अंग्रेज। ये भाई साहब 1600 में आते हैं। इनके बाद आते हैं डच। ये भाई साहब 1602 में आता है। इनके बाद में आते हैं डेनिस। ये भाई साहब 1616 में आते हैं। इनके बाद में आते हैं फ्रांसीसी। फ्रांसीसी ये भाई साहब 1664 आते हैं। इनके बाद में आता है डेनिस। डेनिस ये 1600, फ्रांसीसी 1664 में, डेनिस डेनिस हो गया। इनके बाद में आता है स्वीडिश, स्वीडन की यानी स्वीडन। ये आते हैं 1731 में। ये पूरे लाइन से ये आप लोगों को क्रम याद रखना होगा। इसे याद रखने का सबसे बड़ा एक ट्रिक है जो आप लोग ये याद रखेंगे। इससे क्या हो गया ना, ये आप लोग उम्मीद है आप लोग लिख लिए होंगे परिणाम में। पहला व्यापार वाणिज्य पर प्रभाव, दूसरा औपनिवेशिक साम्राज्य का विकास। उसी पे औपनिवेशिक साम्राज्य के विकास में नीचे आप लोग इस तरह बना के लिख लीजिए। अब इसको लिखने के बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में लिख लीजिएगा, ले लिए होंगे। अब देखते हैं इसको हम लोग याद करने का ट्रिक देते हैं, यानी कौन देश सबसे पहले है, कौन बाद में। तो आप लोग एक चीज ये याद रखिएगा, पेड़ कर दे फीस। बस आपको इतना याद रखना है, ये सारे देशों का नाम याद होगा। पेड़ कर दे फीस। अब देखिए, जैसे प से क्या है, पुर्तगाल। ई से क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे हम लोग अंग्रेज बोलते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेज। डी से क्या है, डच, एक और छोड़ दे। फिर ड से क्या है, दे, ड से डेनिस, और फ से फिनलैंड,
और स से स्वीडन। स्वीडन, ठीक है। और ये क्रम जो है वो आप लोग याद रखेंगे। हाँ, जैसे ये है ना, ई से पुर्तगाल, ई से अंग्रेज, डी से डच और ई से कड़। कड़ हम लोग छोड़ देंगे। और द से डेनिश, फी से फिनलैंड और स से स्वीडन, ठीक है। इस तरह हम लोग इसको याद रख लेंगे। फीस कर दे फीस, पेड कर दे फीस, सॉरी, पेड कर दे फीस, पेड कर दे फीस, पेड कर दे फीस। ये और फिर से बोलिएगा बोल के। सबसे पहला बात ये है कि जब हम यहाँ कुछ याद कराएं तो उसे आप लोग बोलिए। अगर बोलने से क्या होता है ना, याद होगा। बोलिएगा पेड कर दे फीस, पेड कर दे फीस। पी से पुर्तगाल, डी ई से ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेज, डी से डच, द से डेनिश, फी से फिनलैंड, स से स्वीडन। और इसे देखेंगे पुर्तगाल। पुर्तगाल समय काल है 1498 में। इसे आप लोगों को याद करना होगा। 1498 में अंग्रेज, 1600 में डच, 1602 में डेनिश, 1616 में फिनलैंड, 1664 में और स्वीडन 1731 में, ठीक है। ये याद हो गया। फिर उसके आगे क्या होता है, अगला जो हम लोग देख रहे थे परिणाम में, पहला परिणाम तो ये था। पहले परिणाम आपने लिखा कि व्यापार वाणिज्य पर प्रभाव। दूसरा परिणाम औपनिवेशिक साम्राज्य का विकास, ये लिख लिए। और तीसरा परिणाम देखिए क्या हुआ, और ये जो खोज हुआ उसका तीसरा परिणाम है, तीसरा परिणाम हो वाणिज्यवाद का विकास। वाणिज्यवाद का विकास यानी वाणिज्यवाद जैसे हम लोग देखिए। अगला क्या होता है, ईसाई धर्म एवं पश्चिमी सभ्यता का प्रचार। प्रचार यानी ईसाई धर्म एवं पश्चिमी सभ्यता का प्रचार। यानी ईसाई धर्म कहाँ के लोग थे, यूरोप के लोग थे ना। यानी जो यूरोप में जो लोग बसते थे वो किस धर्म के थे, ईसाई धर्म के। जो पश्चिमी यानी वो यूरोप किधर पड़ता है, एशिया इधर है पूर्व में और यूरोप पश्चिम में। तो यानी ईसाई धर्म एवं पश्चिमी सभ्यता का प्रचार। जैसे ये लोग आए इंडिया में, यूरोप वाले जैसे अंग्रेजी, तो अंग्रेज ईसाई धर्म का प्रचार किए, अपने धर्म को थोपा हम लोगों पर जबरदस्ती या किसी तरह थोपने का प्रयास किया या उसका प्रचार प्रसार किया। तो ही इसका परिणाम एक ये भी है, ईसाई धर्म एवं पश्चिमी सभ्यता का प्रचार। फिर क्या क्या होता है, अगला है दास व्यापार का विकास। आप लोग नहीं मानोगे, उस समय वो लोग क्या था ना, जो दोस्तों सही क्या होता है कि दास व्यापार जो था ना उस समय काफी विकसित हो गया था। यानी कि अफ्रीका, एशिया, यहाँ से लोगों को खरीद के यूरोप वाले और दूसरे जगह ले आके बेचने लगा। यानी शुरू में तो ये उतना अधिक प्रभावी नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे चलते चलते ये एक जैसे होता है ना प्रथा, यानी जो पीढ़ी करते आ रही है उस तरह का ये बन गया। यानी कि वो ये जैसे मान लीजिए
एक व्यक्ति है ये, इसका कोई पुत्र हुआ, ये बी और सी, और ये कोई अगर कोई व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति से बेच दिया है, ठीक है, इसका ये दास है, इसको किसी ने बेच दिया, ठीक है। तो फिर जो इसका पुत्र जो पैदा होगा, सी, बी और सी, ये भी इसी का गुलाम होगा। समझो इतना बड़ा था, यानी उसका पीढ़ी दर पीढ़ी पूरा गुलाम होते चला गया, यानी कि वो दास व्यापार का विकास होता है इसमें। फिर अगला परिणाम इसका क्या होता है, भ्रांतियों का अंत एवं भौगोलिक ज्ञान में वृद्धि। वृद्धि यानी कि भ्रांतियों मतलब क्या हो गया, यानी जो झूठ जो लोगों के मन में बसा हुआ था, गलत बातें, जो पुरानी बातें, वो यानी जो झूठ बात थी उसका क्या होता है, अंत होता है, यानी भौगोलिक ज्ञान में वृद्धि होता है। यानी सबसे पहली बात जो हमें बताया ना आपको कि वो लोग उस समय मानते थे कि पूरा पृथ्वी जो है चौकोर है, यानी चपटी हुई है। जब फिर खोज हुआ, पता चला कि नहीं, पृथ्वी तो पूरा एकदम गोलाकार है, तो इसका अंत हुआ, भौगोलिक खोज में वृद्धि होती है। तो चलिए बच्चे, आज की क्लास यही समाप्त होती है और ये पूरे चैप्टर खत्म होता है आज। और अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में हम लोग प्रयास करेंगे कि इसका जो क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव है, जो सब्जेक्टिव है, दीर्घ उत्तरीय है, जो भी है, उसे हम लोग अगले वीडियो में लाएंगे। और फिर उसके अगले जो वीडियो आएगा और चैप्टर नंबर 2 जो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम जो है, उसमें हम लोग का अगला तीसरा वीडियो आएगा। सेकेंड वीडियो में पहले हम लोग ये देखेंगे इस चैप्टर को, भौगोलिक खोज का जो चैप्टर है उसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जितना भी है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए, जय हिंद। आप लोगों ने पढ़ाई में ऐसे ही व्यस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए। और अगर आपको जहाँ पर भी परेशानी हुई है, समझ में नहीं है, उसे आप लोग कमेंट कीजिए। हम प्रयास करेंगे कि अगले वीडियो में उस कमेंट, आपके परेशानी जो प्रश्न है उसका जवाब दे दें। चलिए।